नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने हिंदुस्तान टाइम्स से लिया है और ये 3 तारीख को आया है। और एडिटोरियल का शीर्षक है आफ्टर अम्फन निसर्ग साउंड से वार्निंग बेल। और ये कहता है कि क्लाइमेट क्राइसिस अब आ चुका है यहाँ और शहरों को बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी इस तरीके के आपदाओं से निपटने के लिए। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि ये सुपर साइक्लोन अम्फन अभी पिछले कुछ दिनों में बंगाल और उड़ीसा में आया था और इसके द्वारा काफ़ी तबाही हुई थी। और ये जो साइक्लोन निसर्ग है ये अब महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों को हिट करने वाला है। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये लिंक होता है जीएस पेपर 1 के साथ और जीएस पेपर 3 के साथ। जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंतर्गत इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फेनोमेना सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एट्सेट्रा। तो यहाँ साइक्लोन के बारे में भी हमें पढ़ना है और ये सिलेबस का हिस्सा है। और जनरल स्टडीज़ 3 की बात की जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो टॉपिक है उसके अंतर्गत भी ये आता है, क्योंकि साइक्लोन एक आपदा है और आपदा प्रबंधन एक टॉपिक है सिलेबस का। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए देखते हैं कि ये साइक्लोन जो निसर्ग है वो कहाँ लैंडफॉल करेगा और उसका मार्ग क्या होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रेड से दर्शाया गया है ये है इस साइक्लोन निसर्ग का मार्ग और ये लैंडफॉल करेगा मुंबई और उसके आसपास के हिस्सों में। और इसके बाद ये गुजरात के भी कुछ हिस्सों को टच करते हुए मध्य प्रदेश की ओर जाएगा। और यहाँ जानने वाली एक खास बात ये भी है कि अरब सागर में साइक्लोन्स कम फॉर्म होते हैं, लेकिन और ये तुलनात्मक रूप में है कि बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन्स फॉर्मेशन होता है। लेकिन 2019 में 5 साइक्लोन फॉर्म हुए अरेबियन सी में, यानी कि अरब सागर में 5 साइक्लोन उत्पन्न हुए और ये 117 साल पहले का जो रिकॉर्ड है वो टूट गया 2019 में। तो देखते हैं कि ये 5 साइक्लोन कौन कौन से थे। तो पहला साइक्लोन था साइक्लोन वायु, जो कि एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। दूसरा साइक्लोन था हिक्का, ये भी एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। तीसरा था केआर, जो कि सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। चौथा था महा, जो कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था। पांचवा था पवन, जो कि सिर्फ एक साइक्लोनिक स्टॉर्म था। और 2020 में अब ये छठवां जो आया है ये है निसर्ग, जो कि अभी एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म माना जा रहा है। और इन साइक्लोन में से सिर्फ वायु, महा और निसर्ग ने भारत की ओर रुख किया, जबकि हिक्का, केआर और पवन ये दूसरी दिशा में चले गए। तो ये नाम जो निसर्ग है साइक्लोन का, ये नाम सुझाया है बांग्लादेश ने, और इससे पहले जो सुपर साइक्लोन अम्फन आया था इसका नाम दिया था थाईलैंड ने। तो यहाँ हमें पता होना चाहिए कि साइक्लोन का नेमिंग सिस्टम भी होता है और ये जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है इसमें 8 देश शामिल हैं इस नेमिंग सिस्टम में, और ये 2004 से शुरू हो गया है और अभी तक इसमें 64 नामों की सूची तैयार की गई है जो कि देशों के द्वारा दिए गए हैं। और कुछ क्राइटेरिया रखा गया है इन नामों के पीछे। तो ये नाम छोटे होने चाहिए, आसानी से समझ में आने वाले नाम होने चाहिए और कल्चरली इनसेंसिटिव नाम नहीं होने चाहिए, कि ऐसा ना हो कि नाम किसी देश में तो कुछ है लेकिन इसका बहुत ही गलत मतलब निकलता है किसी दूसरे देश में। तो वैसे नामों को अवॉइड किया जाता है। और जो 8 देश इसके पार्ट हैं वो हैं भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, श्रीलंका, ओमान, पाकिस्तान, म्यांमार और मालदीव्स। और यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो बेसिकली एक हीट इंजन की तरीके से काम करता है और इसको जो एनर्जी मिलती है जिसके द्वारा ये काफ़ी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो एनर्जी इनपुट इसको मिलता है जो समुद्र का गर्म पानी है उससे, उसकी गर्मी से, और जो हवा है वहाँ उसमें जो नमी होती है उससे भी ये एनर्जी लेता है। और ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं जो ट्रॉपिकल ओशंस है वहाँ। और कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, तो ये उसके लिए काफ़ी उपयुक्त होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन के लिए। और एक ज़्यादा बड़ा सी सरफेस एरिया, तो जितना बड़ा एरिया होगा सी सरफेस का खुला हुआ उतना ज़्यादा ट्रॉपिकल साइक्लोन को मदद मिलती है फॉर्मेशन में। अब देखते हैं कि किस तरीके से साइक्लोनिक स्टॉर्म को कैटेगरीज में बांटा गया है विंड स्पीड के आधार पे, हवा की गति के आधार पे। तो जो साइक्लोनिक स्टॉर्म होते हैं
इनकी स्पीड होती है 62 से 88 किलोमीटर्स पर आवर। और इसके ऊपर जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाते हैं उसकी स्पीड होती है 89 से 117 किलोमीटर्स पर आवर। और इससे ऊपर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनता है जो कि 118 से 164 किलोमीटर पर आवर तक जाता है। और इससे भी ऊपर होता है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जहां 165 से 220 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवा चलती है। और इसके ऊपर होता है सुपर साइक्लोन, जैसा कि साइक्लोन अम्फन जो आया था अभी, यहाँ 220 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की स्पीड रहती है हवा की, और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो इन पॉइंट्स को समझने के बाद अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल में बताया गया है कि अम्फन तूफान आने के बाद, जो कि एक सुपर साइक्लोन था, उसके बाद अब देश के सामने निसर्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन एक और बड़े खतरे के सामने आ गया है। और ख़ासतौर से महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए, जहाँ की जो सरकार और लोग दोनों ही कोविड-19 महामारी का भी प्रकोप झेल रहे हैं, और महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा केसेस भी हैं भारत में, तो उसके सामने एक और बड़ा संकट आ गया है ये निसर्ग तूफान का। और एडिटोरियल बताता है कि वर्तमान में देश के समक्ष कई सारे जलवायु संकट आ गए हैं, और इसको समझते हुए जो भारत के सारे शहर हैं उन्हें अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के लिए तैयार हो जाना चाहिए और इसके क्षेत्र में काम करना शुरू करना चाहिए। और एडिटोरियल में बताया गया है कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत काम करता है, उसने ये बताया है कि ये जो निसर्ग साइक्लोन है ये मुंबई के दक्षिण में रायगढ़ जिले के आसपास लैंडफॉल करेगा, यानी कि यहाँ ये समुद्र से लैंड को हिट करेगा, टच करेगा। और इसके द्वारा मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के लिए रेड अलर्ट भी घोषित किया गया है। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग टाइप के अलर्ट जो IMD घोषित करता है वो कौन कौन से होते हैं। तो एक अलर्ट होता है ग्रीन, एक होता है येलो, तीसरा होता है ऑरेंज और चौथा होता है रेड। तो ग्रीन का मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। येलो का मतलब है कि बी अवेयर, यानी कि आपको चौकन्ना किया जा रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा मौसम खराब रहे कुछ दिनों के लिए, और इससे जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं उसमें कुछ व्यवधान पड़ सकता है। और ऑरेंज अलर्ट या एम्बर अलर्ट का मतलब होता है कि आपको तैयार रहना है, बी प्रिपेयर्ड। और ये वार्निंग होती है एक्सट्रीमली बैड वेदर की, और जिसके द्वारा एक संभावना जताई जाती है कि जो आपके आवाजाही में और पावर सप्लाई वगैरह में व्यवधान हो सकता है। और रेड अलर्ट का मतलब है कि टेक एक्शन, यानी कि अब आपको एक्टिवली एक्ट करना है, और ये सरकारी एजेंसीज के लिए होता है। और इसमें कहा जाता है कि एक्सट्रीमली बैड वेदर कंडीशंस हैं, और ये श्योरिटी होती है कि बिल्कुल व्यवधान पड़ेगा आवाजाही में और पावर सप्लाई में, और जान और माल को भी खतरा है, तो आपको बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा और एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो ये होते हैं 4 प्रकार के अलर्ट्स। और इन अलर्ट्स को सिर्फ साइक्लोन के टाइम पे ही नहीं, फ्लड्स के टाइम पे भी या किसी और डिजास्टर के टाइम पे भी इशू किया जाता है। और एडिटोरियल बताता है आगे कि जिस प्रकार अम्फान चक्रवात ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया था, उसी प्रकार जो निसर्ग चक्रवात है उसके द्वारा भी ये संभावना जताई जा रही है कि काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। और जो मुंबई शहर के निचले क्षेत्र हैं वहाँ जल भराव होने की पूरी संभावना है, और हो सकता है कि पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुँचे, और क्योंकि अगर हवा काफ़ी तेज़ गति से चलेगी तो पेड़ गिर जाएंगे, और इससे जो कच्चे घर हैं लोगों के, और ये ख़ास तौर से जो गरीब तबके से लोग आते हैं उनके घरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। और जो बुनियादी ढांचा है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी नुकसान पहुंचने की संभावना है। और साथ ही साथ ये भी आशंका की जा रही है कि जान और माल की भी हानि हो सकती है। और एडिटोरियल कहता है कि सिर्फ तूफान के दौरान ही स्थिति गंभीर नहीं होगी, तूफान के बाद भी स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगी, क्योंकि वर्तमान में महाराष्ट्र पहले से ही कोरोना वायरस महामारी की चपेट में है, और साथ ही सारी जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं और जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं वो अभी भारी दबाव में हैं, क्योंकि मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ऐसे में निसर्ग चक्रवात के द्वारा मामला और अधिक गंभीर हो जाने की पूरी संभावना है। आगे एडिटोरियल रोशनी डालता है कि क्या वजह है कि ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं यानी कि चरम मौसमी घटनाएं, इनकी आवृत्ति या इनके होने में ये निरंतर वृद्धि क्यों हो रही है। और अगर इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की बात की जाए तो ये ना केवल अपने जो प्रभाव में काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, बल्कि
इनके जो फ्रीक्वेंसी है यानी ये कब कब होते हैं, इसमें भी लगातार तेज़ी आ रही है। तो बहुत जल्दी जल्दी ये साइक्लोन्स का आना हो रहा है, अर्थक्वेक का आना हो रहा है और इस तरीके की घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। और एडिटोरियल बताता है कि अम्फान और निसर्ग दोनों ही जलवायु संकट के कारणवश होने वाली घटनाएं हैं जो भारत की पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तटों को बुरी तरीके से प्रभावित करेंगी। और जिस प्रकार से ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लगातार हो रहे हैं, उससे ये भी लगता है कि भविष्य में इससे कई अधिक भीषण घटनाओं को झेलना पड़ सकता है और इसके लिए हमें अभी से सजग होना पड़ेगा और क्लाइमेट चेंज को टैकल करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। और एडिटोरियल बताता है कि जो क्लाइमेट चेंज है यानी कि जलवायु संकट है, उसके द्वारा ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये और अधिक प्रभावशाली एवं विनाशकारी बन रहे हैं। और इसके पीछे कुछ कारण भी बताए हैं कि जो तूफान आ रहे हैं उनके दौरान समुद्र की सतह के तापमान के बढ़ने से जो वर्षा हो रही है वो ज़्यादा हो रही है और इस वजह से नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है। और जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है उसके द्वारा ये जो तूफान है इसमें स्टॉर्म सर्ज यानी कि जो तूफान जब आता है तो बढ़े हुए सी लेवल की वजह से पानी काफ़ी अंदर तक जाता है शहरों में और नुकसान और ज़्यादा होता है। और तीसरी बात है कि इस क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो कंडीशंस बन रही हैं उसके द्वारा ये तूफान काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर पा रहे हैं, जैसे ये लैंडफॉल करते हैं और जहाँ शहरी आबादी है उसके अंदर घुसते हैं। एडिटोरियल आगे बताता है कि इस सब से बचने का जो उपाय है वो है एडाप्टेशन, यानी कि हम अगर क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं भी सकते हैं तो उसके लिए हमें एडाप्टेबल बनना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा और उसके साथ एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारतीय शहरों के लिए, क्योंकि वो जलवायु परिवर्तन में सबसे फ्रंट लाइन पे हैं और उन्हें कोशिश करनी पड़ेगी कि उनके यहाँ जो आबादी है उसको वो जलवायु परिवर्तन के द्वारा जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं उससे बचा सकें। और इसके लिए एडिटोरियल बताता है कि वर्तमान की स्थिति में ऐसा लगता है कि इसके लिए एक टॉप डाउन प्रणाली काम नहीं करेगी और यहाँ हमें एक बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि ज़मीनी हकीकत को देखते हुए प्लान और पॉलिसी को बनाना पड़ेगा जो कि क्लाइमेट चेंज से अडेप्ट करने में सक्षम हो। और एक ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हम क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट भी करें और रिजिलियंट भी रहें। यानी कि रिजिलियंट का मतलब होता है कि हम को कोई चोट लगती है, धक्का लगता है और हम वापस खड़े हो जाते हैं, तो उस तरीके से एक शॉक एब्जॉर्बर जैसा शहरों को भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये आपदाएं आती रहेंगी लेकिन इनसे जूझने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और यहाँ एक और अप्रोच आपको पता होनी चाहिए कि बिल्ड बैक बेटर, जो कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आजकल बोला जाता है कि आप अगर कोई भी आपदा झेल रहे हैं तो उसके बाद आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप दोबारा से जब चीज़ों को बनाएं तो आप उनको पहले से बेहतर बनाएं, ताकि आने वाले खतरों के लिए भी आप तैयार हो जाएं। और जलवायु संकट से निपटने के लिए माइक्रो लेवल प्लानिंग यानी कि सूक्ष्म स्तर की योजनाओं और अनुकूलन एवं तन्यकता योजनाओं की आवश्यकता होगी, यानी कि एडेप्टेशन और रिजिलियंस प्लान्स की। और इसके लिए सरकारों को भी चाहिए कि वह स्वयं को राजनीतिक व आर्थिक रूप से सशक्त करें। और इसमें जो सरकारों से यहाँ मतलब है, ये मतलब है अर्बन लोकल बॉडीज से, यानी कि जो शहर की सरकारें चला रहे हैं उनको फाइनेंशियल और पॉलिटिकल दोनों तरीके का एम्पावरमेंट देना पड़ेगा और तभी वो इतने सशक्त हो पाएंगे कि वो क्लाइमेट चेंज का मुकाबला कर सकें। और यहाँ अगर अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है तो वो 3F वाली प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं कि उनके पास ना तो फंड्स हैं, ना फंक्शंस उन्हें दिए गए हैं और ना ही उनके पास फंक्शनरीज हैं, यानी कि पैसा भी नहीं दिया गया है, उनको कार्य भी नहीं दिए गए हैं और उनके पास जो ट्रेंड कर्मचारी हैं वो भी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि क्लाइमेट चेंज से अगर सही तरीके से निपटना है तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को सक्षम बनाना पड़ेगा, उन्हें फाइनेंशियल और पॉलिटिकल एम्पावर करना पड़ेगा और उन्हें फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज तीनों चीज़ें मुहैया करानी पड़ेंगी। और साथ ही साथ जो सरकारी महकमे हैं उनको भी अलग अलग तरीके से आइसोलेशन में काम नहीं करना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा कि ये जो क्लाइमेट चेंज का संकट है इसके लिए एक यूनिफाइड यानी कि एक एकीकृत अप्रोच की ज़रूरत है। तो सारे डिपार्टमेंट्स को मिलके रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, तभी जाके इससे सही तरीके से मुकाबला किया जा सकेगा। और अंत में एडिटोरियल यही कहता है कि सदियों से ही जो शहर रहे हैं
ये वाणिज्य, संस्कृति और नवाचार के केंद्र रहे हैं और अब जलवायु संकट से भी निपटने के लिए इन्हें दक्षता, क्षमता और इच्छा शक्ति तीनों विकसित करनी पड़ेगी और तभी जाके ये क्लाइमेट चेंज की दिक्कत का सही रूप में सामना कर पाएंगे। तो ये था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइक्लोन्स क्या हैं और ये किस तरीके से उत्पन्न होते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स काफ़ी वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं और ये समुद्र के ऊपर उत्पन्न होते हैं ट्रॉपिकल एरियाज में, इसीलिए इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। और ये जैसे ही काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, काफ़ी शक्तिशाली हो जाते हैं, तो ये कोस्टल एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं और जैसे ये लैंडफॉल करते हैं तो ये धीरे धीरे इनका वेग कम होता जाता है। लेकिन अगर ये बहुत तेज़ गति से लैंडफॉल करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं जान और माल का, और काफ़ी तेज़ बारिश को ये साथ में लेके आते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन को अगर साइंटिफिकली समझा जाए तो ये एक तरीके का इरेगुलर विंड मूवमेंट है जो कि एक क्लोज सर्कुलेशन ऑफ एयर के द्वारा होता है और इसमें एक लो प्रेशर सेंटर होता है, यानी कि कम दबाव वाला सेंटर होता है जिसके इर्द गिर्द ही ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। और इस लो प्रेशर जो सेंटर होता है साइक्लोन का, इसको आई ऑफ द साइक्लोन भी कहते हैं। और इसमें एक ऊपर की तरफ जो हवा जाती है वो गर्म हवा ऊपर की तरफ मूव करती है और बहुत तेज़ी से, और इस पे एक फोर्स लगती है जो कि कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। और कोरियोलिस फोर्स उत्पन्न होती है अर्थ के रोटेशन की वजह से, क्योंकि अर्थ अपनी धुरी पे रोटेट कर रही है तो इस वजह से ये कोरियोलिस फोर्स होती है। और कोरियोलिस फोर्स के द्वारा दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इसमें जो मूवमेंट होता है विंड का वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर की बात की जाए तो ये मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है, और इसके पीछे कारण है कोरियोलिस फोर्स। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे कारक हैं जो इसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो एक तो है कि बहुत बड़ा सी सरफेस एरिया, तो जितना बड़ा सी सरफेस एरिया होगा उतनी आसानी से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होगी। और इसी वजह से अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में ये डिफरेंस है कि बे ऑफ बंगाल में आपको ज़्यादा बड़ा एरिया मिलता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्मेशन के लिए, और इसी वजह से यहाँ साइक्लोन्स ज़्यादा कॉमन है, जबकि अरेबियन सी में कम होते हैं फॉर्मेशन। और ये सिर्फ एक वजह है, इसके अलावा बहुत सारी अन्य वजह भी हैं। और दूसरी कंडीशन जिससे हेल्प मिलती है ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन में वो है कोरियोलिस फोर्स का होना, और इसके द्वारा एक साइक्लोनिक वॉर्टेक्स जो कि टेक्निकल चीज़ है वो फॉर्म हो जाती है और वो हेल्प करती है। और अगर थोड़ी सी वेरिएशन हो वर्टिकल विंड स्पीड में, तो अगर विंड इस तरीके से है तो ऊपर में जो विंड है और नीचे जो विंड है इसमें अगर डिफरेंस हो तो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन में मदद मिलती है। और अगर पहले से ही एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ हो तो भी इसमें मदद मिलती है ट्रॉपिकल साइक्लोन को फॉर्म होने में। और अगर अपर डाइवर्जेंस हो सी लेवल सिस्टम के ऊपर तो भी मदद मिलती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि टेक्निकल हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए, बाकी ये ज्योग्राफी का एरिया है। एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन विश्व के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। भारत में तो जैसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं, और यही जापान और कुछ नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक एरियाज में इनको टाइफून कहा जाता है। और अगर अमेरिका की बात की जाए तो इनको हरिकेन कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में भी इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहा जाता है। और स्पीड जैसा कि हमने देखा ही था कि साइक्लोनिक स्टॉर्म अगर होगा तो ये 62 से 88, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा तो 89 से 117, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा तो 118 से 164, और एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा तो 165 से 220, और सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा तो 220 किलोमीटर पर आवर से ऊपर। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। अब आइए देखते हैं किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में कि आई ऑफ द साइक्लोन क्या होता है, कहाँ होता है, लो प्रेशर होता है या हाई प्रेशर होता है। तो इस तरीके के सवाल आपको पता होने चाहिए। किस कैटेगरीज में बांटा जाता है इनको, तो ये विंड स्पीड के हिसाब से इनको कैटेगरीज में बांटा गया है, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपसे ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि जो नरगिस साइक्लोन है इसका नाम किस देश ने दिया, तो आपको पता है कि ये बांग्लादेश ने दिया। तो इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। कितने देश शामिल हैं जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन में नेमिंग सिस्टम है, तो 8 देश शामिल हैं इसमें। और ये कब से शुरू हुआ, तो 2004 से शुरू हुआ है। और लैंडफॉल पॉइंट क्या होता है, तो जहाँ ये साइक्लोन लैंड में एंटर करता है उसको लैंडफॉल पॉइंट कहते हैं साइक्लोन का। और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत काम करती है। और IMD का ही अलर्ट सिस्टम है जिसमें कि अलग अलग टाइप के अलर्ट इशू किए जाते हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और
रेड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पीटी में इस तरीके के डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन किस हिस्से में आए, किस हिस्से को प्रभावित किया, इस पे भी सवाल आ सकता है। जैसे कि जो सुपर साइक्लोन अम्फान आया उसने सुंदरबन में लैंडफॉल किया और पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा को प्रभावित किया। अब आइए देखते हैं मेंस में किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मेंस में आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके द्वारा ये फॉर्मेशन होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्या प्रभाव या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, जो फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी, यानी कि कितने जल्दी जल्दी इस तरीके के ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, और कितना ज़्यादा वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा हो रही है। तो इस पे भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। और एक सवाल डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे भी बन सकता है कि क्या स्टेप्स और मेजर्स सरकार के द्वारा लिए गए हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से कम हानि हो। तो यहाँ भारत सरकार की एक जीरो कैजुअलिटी अप्रोच भी है। और हाल के दिनों में देखा गया है कि भारत सरकार का जो तंत्र है जो इन साइक्लोन से निपटता है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। आईएमडी की बहुत अच्छी फोरकास्टिंग हो गई है और पहले से ही लोगों को इवैक्यूएट कर लिया जाता है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरीके से भारत सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लेकिन फिर भी आप कुछ और सजेशंस भी दे सकते हैं कि और क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसको बेहतर बनाने में। तो यहाँ बिल्ड बैक बेटर भी आप बता सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ होनी चाहिए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।